नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। दोस्तों, आज हम पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो का सोर्स आपके एनआईओएस है। ये वीडियो आपकी कीमती समय को ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, इस क्लास का सोर्स सिर्फ आपके एनआईओएस डीएलएड कोर्स 506 यूनिट 3 है, ठीक है? तो इसी को ध्यान पे रख के ये क्लास बनाई गई है। दोस्तों, पर्सनालिटी पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं, ठीक है? तो टेम्परामेंट दोस्तों, जो बचपन से जो चीज़ स्वभाव में होती है वही टेम्परामेंट होती है, ठीक है? बचपन से जो चीज़ स्वभाव में होती है वही टेम्परामेंट होती है। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? अपने बारे में हम क्या सोचते हैं, ठीक है? खुद के बारे में हम क्या सोचते हैं, सेल्फ वर्थ, यही है आपका सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एफिकेसी क्या है? सेल्फ एफिकेसी किसी काम को करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है और ये अल्बर्ट बांडूरा ने बताया था, ठीक है? मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ, सेल्फ एफिकेसी किसी काम को करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है, खुद पे वो जो भरोसा होता है हमें, ठीक है? ये वो है सेल्फ एफिकेसी। इसके बाद एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, काफ़ी हैं। फ्रॉइड के अपने हैं, फिर उनकी बेटी जो एना फ्रॉइड है उन्होंने दिए। एना फ्रॉइड फ्रॉइड की सबसे छोटी बेटी थी, ठीक है? तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है ये जब आपको स्ट्रेस होता है, ठीक है? स्ट्रेस से बचने के लिए ईगो जो तरीके अपनाता है, अब ये ईगो क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस से बचने के लिए जो भी तरीके आपका ईगो अपनाता है वो होता है डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब किसी चीज से कैसे बचना होता है, ठीक है? किसी के ऊपर थोप दो कोई चीज, है ना, या उस कमी को किसी दूसरे माध्यम से पूरा करो या नकार दो, ठीक है? तो या ख्यालों में चले जाओ, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है? तो इसके बारे में अभी हम डिटेल से जानेंगे। आपका एनआईओएस कहता है कि ये जो पर्सनालिटी शब्द है ये पर्सोना शब्द से बना है, ठीक है? जिसका मतलब होता है मुखौटा, ठीक है? मुखौटा ऐसी चीज जो आपकी पर्सनालिटी को बदल दे, ठीक है? अब पर्सनालिटी की डेफिनेशन क्या होती है? ये किसी व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल ट्रेट्स का यूनिक कॉम्बिनेशन है और आपको यही बात याद रखनी है, ठीक है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल ट्रेट्स का यूनिक कॉम्बिनेशन ही पर्सनैलिटी है। दोस्तों, ये भी याद रखिएगा कि पर्सनैलिटी डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब गतिशील होता है, ठीक है? और जब कोई चीज़ गतिशील होती है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि ये लंबे समय पे यानी ये समय के साथ तो बदलती है, लेकिन इसको समय बहुत लगता है बदलने में। ऐसा नहीं होता कि आज कुछ और है, आप कल कुछ और हो जाएँ। तो आज से कल में जाने के लिए आपको लंबा समय लगेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है? तो पर्सनैलिटी डायनामिक होती है, ये एनआईओएस कहती है, याद रखिएगा। पर्सनैलिटी डायनामिक होती है और ये समय के साथ बदल सकती है, ठीक है? बस आसानी से चेंज नहीं होती, टाइम लेती है। अब ये भी बात याद रखिएगा कि पर्सनैलिटी 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। एक होता है आपका आनुवंशिकता और दूसरा होता है आपका पर्यावरण, ठीक है? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको हेरिडिटी अच्छे से पता है, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस या टेम्परामेंट, ठीक है? अभी-अभी हमने टेम्परामेंट के बारे में जाना था, जिसे नहीं पता है वो इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेगा क्योंकि ये यूज़ होंगे इस क्लास में। तो हेरिडिटी फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस और टेम्परामेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है? वहीं एनवायरनमेंट आपका फैमिली, स्कूल, कल्चर और पीयर्स का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग। तो टाइप थ्योरी आपकी पहली थ्योरी है, ठीक है? इसको किसने दिया है? इसे दिया है हिप्पोक्रेटस ने, ठीक है? हिप्पोक्रेट्स ने दिया है। इन्होंने बॉडी के जो फ्लूइड्स के बेस पर 4 टाइप्स बताए हैं, ठीक है? बॉडी का जो ह्यूमर है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 4 टाइप बताए हैं और बस आपको वही याद रखना है। सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, कोलेरिक और मेलनकॉलिक। इनके बारे में जानना नहीं है, बस इतना ही जानना है, ठीक है? विलियम शेल्डन ने बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पर बताया है, ठीक है? अब इसको यहाँ से याद करना चालू कर दीजिएगा। इन्होंने बॉडी के स्ट्रक्चर के बेस पे बताया है। पहला इन्होंने बोला है एंडोमॉर्फिक, ठीक है? एंडोमॉर्फिक। दूसरा इन्होंने बताया मेसोमॉर्फिक और तीसरा भी नीचे है एक्टोमॉर्फिक। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये एंडोमॉर्फिक क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है फैट या सॉफ्ट, मतलब रिलैक्स्ड और सोशल होता है। फैटी आदमी हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, ठीक है? फैटी आदमी वैसे भी थोड़ा सॉफ्ट ही होता है टच करने में, ठीक है? तो फैट और सॉफ्ट, रिलैक्स्ड और सोशेबल होते हैं। मतलब बहुत आसान शब्दों में ये आपको गोल मटोल मिल जाएंगे, बढ़िया, ठीक है? तंदुरुस्त जिसे हम कहते हैं, और मिलनसार भी होंगे, ठीक है? मिलनसार भी
होंगे, इस बात को याद रखिएगा। गोल मटोल होते हैं और मिलनसार भी होते हैं। नेक्स्ट, एनर्जेटिक एंड असर्टिव, ठीक है। मेसोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, मेसोमॉर्फिक मस्कुलर, ठीक है। ये मस्कुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मस्कुलर होते हैं। मस्कुलर मतलब ये मांसल होते हैं, मांस होता है इनमें, ठीक है। बढ़िया कदकाठी होगी इनकी, ठीक है। अब मांस बढ़िया है इनमें, तो मजबूत भी होंगे ये, ठीक है। मजबूत भी होंगे, सॉफ्ट नहीं है इसका मतलब ये, ठीक है। तो ये एनर्जेटिक होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, किसी काम को करने में आराम से बहुत ऊर्जा होती है इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। ऊर्जावान होते हैं। आई बात समझ में आपको? और दृढ़ निश्चय इनका अच्छा होता है। अब बात करते हैं एक्टोमॉर्फिक की। तो एक्टोमॉर्फिक थिन और फ्रेजाइल, ठीक है। थिन का मतलब ये दुबले पतले होते हैं, एक्टोमॉर्फिक, ठीक है। दुबला पतला जो आदमी है वो एक्टोमॉर्फिक होगा। और दूसरा, ये इंट्रोवर्ट भी होते हैं। बुक में ये चीज मेंशन है कि ये इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, इनके अकॉर्डिंग ये आर्टिस्टिक भी होते हैं। एग्जाम में आने के चांस कम है इसका, पर यहाँ से आप याद रखना शुरू करिएगा। ये आर्टिस्टिक होते हैं, पर ऐसा जरूरी तो नहीं होता ना कि दुबला पतला आदमी ही अच्छा आर्टिस्ट होगा, जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो है, इन सब की अपनी कमियां हैं, लेकिन ठीक है, उस टाइम के हिसाब से जो समय की जरूरत थी इन्होंने वो कम किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, और इस बात को भी याद रखिएगा, इन्होंने इंट्रोवर्ट बोला एक्टोमॉर्फिक को। आते हैं कार्ल जुंग, ठीक है। कार्ल जुंग कौन थे? तो ये कौन थे, इसके अलावा हम बाकी चीजें जान लेते हैं, मुझे भी नहीं ज्यादा इनके बारे में पता है। इनका क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, सी डी पी, यूपी टेट, सब जगह इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने इन्होंने पहला बताया कि इंट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है। इंट्रोवर्ट ये अलोन होता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट कौन होता है आपको पता है? शांति पसंद लोग होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं, और ये अलोन होते हैं। इन्हें ज्यादा उठना बैठना मिलना किसी से ज्यादा पसंद नहीं होता, दूसरों को अवॉइड करते रहते हैं, शर्मीले भी होते हैं बहुत सारे। तो ये होते हैं इंट्रोवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, ये अब नाम से ही पता चला, एक्सट्रो मतलब मिलनसार होते हैं ये, ठीक है। लोगों से मिलते जुलते हैं, सोसाइटी इनको पसंद होती है। एम्बीवर्ट, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ये दोनों गुण होते हैं, और वही होते हैं एम्बीवर्ट, उभयमुखी, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होता है, ट्रेट थ्योरी, विशेषक सिद्धांत। ट्रेट मतलब एक तरह से कहा जाए तो गुण, ठीक है। तो इसमें पहला नाम जो आता है वो आता है गॉर्डन अल्पोर्ट का, ठीक है। गॉर्डन अल्पोर्ट का। इन्होंने ट्रेड्स को 3 कैटेगरीज में बताया था। कितनी कैटेगरीज में बताया? 3 कैटेगरीज में बताया। पहला था कार्डिनल, दूसरा था सेंट्रल, और तीसरा था सेकेंडरी। देखिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा याद करने में दिक्कत ना हो, पर इसका एक्सप्लेनेशन मैं ही दूंगा आपको। दोस्तों, ये कार्डिनल क्या होता है, इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है पैसा और शांति। देखिए, पैसा किसको प्यारा होगा? पैसा ऐसे इंसान को प्यारा होगा जो पावरफुल होना चाहता होगा, ठीक है। जो पावरफुल होना चाहता होगा, तो ऐसे इंसान को पावर पसंद होगी, ठीक है। और कोई किस वजह से अच्छा या बुरा है, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। और लोग बहुत ज्यादा, मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसा भी चाहिए और जीवन में शांति भी चाहिए। ये दूसरों का भला करने के बारे में भी सोचते हैं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, सेंट्रल। सेंट्रल में ऑनेस्टी लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इसका ये मतलब हो गया कि जब किसी इंसान के अंदर, किसी भी इंसान के अंदर एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा ट्रेड्स, मतलब कि ये गुण पाए जाते हैं, तो इसे हम सेंट्रल बोलते हैं, सेंट्रल ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है। ये अल्पोर्ट की थ्योरी है, ये मेरी थ्योरी नहीं है, अल्पोर्ट की थ्योरी है, ठीक है। और ऐसे लोग सोशल भी होते हैं और ऑनेस्ट भी होते हैं, ये पावरफुल भी होना चाहते होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं सेंट्रल वाले, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी। इसमें होती हैं आदतें, ठीक है। ऐसा मानना है अल्पोर्ट का कि इसका पर्सनालिटी पे बहुत कम रोल है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती है, पर उन्होंने इसको बनाया है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा असर नहीं डालता है, जैसे आपकी कोई आदत है, ठीक है, लाइक आप स्मोकिंग करते हो, ठीक है, तो वो आपके करियर पे ज्यादा असर नहीं डालती है, ठीक है। या आपकी कुछ खाने की आदत है, ठीक है, तो आपके खाने की आदत से आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे कोई खास फर्क नहीं आता है। यही है आपकी सेकेंडरी हैबिट्स। नेक्स्ट है दोस्तों, रेमंड कैटल। इन्होंने 16 पीएफ मतलब पर्सनालिटी फैक्टर्स के क्वेश्चनर बनाया, ठीक है।
और इन्होंने 16 क्वेश्चनर क्रिएट किए और फिर उनसे टेस्टिंग की, ठीक है। तो बस इनके बारे में अभी इतना ही है और बहुत कुछ जानने की हमको जरूरत नहीं है। ये इन्होंने फैक्टर एनालिसिस फॉलो किया था, कुल मिला के ये बात है। रेमंड कैटल ने फैक्टर एनालिसिस फॉलो किया था, इस बात को याद रखिएगा। पूछेगा अगर कभी या किसी भी एग्जाम में पूछे तो फैक्टर एनालिसिस फॉलो किया था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों साइको एनालिटिक थ्योरी। ये सिगमंड फ्राइड की है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा भी है DSSS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज मेंशन भी की है। फ्रॉइड ने पर्सनालिटी के 3 कंपोनेंट्स बताए, आपको पता है, इद, ईगो और सुपर ईगो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इदम मतलब इद की। ये इद क्या है? ये इद क्या है देखिए, और बहुत अच्छे से यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए ये इदम प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है और तुरंत इच्छा को पूरी करना इसका मेन गोल होता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। मे भी क्वेश्चन पूछे कि ये काम करके वो ऐसा करना चाहता है, ठीक है, इस इच्छा को पूरा करना चाहता है, तो वहाँ पे इदम होगा, ठीक है, अगर तुरंत वो काम हो रहा हो, ठीक है। तो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है और तुरंत इच्छा पूरी करता है। देखिए जो इद होता है ना, ये सिर्फ ऐसा काम करना चाहता है और बहुत जल्द काम करना चाहता है जिससे सिर्फ आपको खुशी मिले, ठीक है। कुछ भी काम, ऐसा कोई भी काम जो आपको तुरंत खुश कर दे, आपकी जरूरतें तुरंत पूरी हो, त्वरित इच्छा पूर्ति, इदम है, ठीक है। आपको खुशी मिले चाहे जैसे मिले, आप अच्छा करो, आप बुरा करो, आप चोरी करो, उससे कोई मतलब नहीं, बस आपका तुरंत होना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? इसे आपकी मोरालिटी से कोई मतलब नहीं है। अब मोरालिटी से क्यों मतलब नहीं है? अगर चोरी करके आपकी इच्छा पूरी हो रही है तो ये कहेगा भाई तुम यही करो, ये होता है आपका इदम, ठीक है। इसको अपनी प्लेजर से मतलब है, ऐशो आराम से मतलब है, ठीक है, ठीक है। ये आपकी डिजायर प्लेजर इन सबको पूरा करने का काम करता है। आई होप आपको इदम के बारे में समझ में आ रहा होगा। एक और पॉइंट है, ये जो इदम है ना, ये जन्मजात होता है, ठीक है, पैदाइशी से होता है ये, ठीक है, इनबॉर्न होता है, ठीक। अब बात करते हैं हम ईगो की। ईगो क्या है? देखिए ईगो आफ्टर बर्थ आता है, ठीक है, ईगो आफ्टर बर्थ। इसे आप अपने वाले ईगो से मत लीजिएगा जो आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये फ्राइड के द्वारा दी हुई चीजें हैं। तो ये जो ईगो है ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है और ये बैलेंस बनाता है। किससे बैलेंस बनाता है? सुपर ईगो से। तो अभी हम सुपर ईगो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये बैलेंस किससे बनाता है? सपोज ये कहेगा ये काम तुम तुरंत करो अपनी खुशी के लिए, ठीक है। सुपर ईगो कहेगा भाई साहब ये काम गलत होता है, ठीक है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये बीच का कोई रास्ता बना देता है और आप उस काम को फिर उस तरह से करते हो। मेहनत करके करना है कि कैसे करना है, ये काम आपको आपका अहम बताता है, ईगो बताता है। हिंदी का सेंस मत याद रखिएगा वरना आप भूल जाएंगे, ठीक है। इनकी डेफिनेशन यहाँ पे इदम, अहम और पराहम की एकदम अलग है। तो इदम गलत, ये एक बुरा डेविल है, ठीक है, सॉरी बुरा डेविल बोल रहा हूँ, मतलब ये बुराई है, ये अच्छाई है, और ये बीच वाले आप हैं जो आप दोनों का एनालिसिस करके उस काम को अपने हिसाब से करते हो। ये काम आपसे कराता है ईगो, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो आपका ईगो होता है ये दोनों को कंट्रोल करता है और एक फाइनल डिसीजन की तरफ आता है, ठीक है। और इसके बाद आता है सुपर ईगो। ये सुपर ईगो क्या है? ये मोरालिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है। देखिए इसको मोरालिटी से मतलब है, सही गलत क्या है इसको ये समझता है, ठीक है। इदम को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, तुम गलत करो तुम अच्छा करो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सुपर ईगो भी बचपन से होता है, चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाता है। और ये जो संत टाइप का आदमी कोई होता है, ठीक है, अब संत है तो उसके अंदर मोरालिटी होगी, कुछ वैल्यूज होंगी, गुण होंगे, है ना। तो ये होता है। और ये थोड़ा परफेक्शन को पसंद करने वाला इंसान है, ठीक है, परफेक्शन को पसंद करने वाला इंसान होता है। ये बहुत आसानी से अपनी सोसाइटी में एडजस्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये गलत को गलत मानते हैं, सही को सही मानते हैं, इनके अपने तर्क होते हैं, ठीक है। सामने है फ्रॉइड का आइसबर्ग मॉडल। ये इंसानी दिमाग का मॉडल है, ठीक है। तो कॉन्शियस माइंड होता है, पर कॉन्शियस होता है और अनकॉन्शियस होता है ना, ये चीजें होती हैं। तो कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा ही ऊपर है और बाकी जो दिमाग का बाकी हिस्सा है वो लार्जेस्ट पार्ट डूबा हुआ ही है, ठीक है ना। पर कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में क्या क्या होता है? आपके करंट के थॉट होते हैं, परसेप्शन होता है और इमीडिएट जो आपकी अवेयरनेस होती है वो होता है। अभी आप अटेंटिव होकर मुझे सुन रहे हो, ये आपकी इमीडिएट अवेयरनेस है, ये कॉन्शियस माइंड आपका काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आता है
पर कॉन्शियस माइंड क्या होता है? यहाँ पे मेमोरीज इकट्ठा रहती हैं आपकी। ये सब आपने सीडीपी में पढ़ा होगा जब सीटेट वगैरह के एग्जाम आपने दिए होंगे, है ना? और रिकॉलेबल फैक्ट, जो आपको या बातें याद आ जाएं, ठीक है, यही सारी चीजें होती हैं। और पर कॉन्शियस एरिया पे आपका ईगो होता है और सुपर ईगो होता है, ठीक है। और अनकॉन्शियस माइंड, भाई साहब, यही तो असली खेल कराता है, जिसको प्लेजर से मतलब है, ये बहुत डूबा हुआ है। ये वो इच्छाएं होती हैं, ठीक है, ये वो इच्छाएं हैं जो सालों से दबी हुई होती हैं, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड में ईद ईद कहाँ होता है? पेपर में आता है क्वेश्चन, ईद कहाँ होता है? तो ये अनकॉन्शियस माइंड में होता है, अचेतन मन में होता है, ठीक है। तो ये वो इच्छाएं हैं ना जो बहुत समय से आपकी इच्छाएं दबी हुई हैं, ठीक है, जिन्हें प्लीजर, पेन, ये सब डूबा हुआ है आपका, ठीक है। आपके सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, ये सारी चीजें जो है यहीं पे होती हैं, ठीक है। डीप डिजायर्स, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, ठीक है, कई बार ये बाद में ऊपर आते हैं बहुत टाइम के बाद, और आपके जो वो डर जो कभी नहीं मन से गए ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां, ठीक है, मेजर मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। तो आपकी बहुत सारी, तो ये आत्मनिष्ठ विधि, सब्जेक्टिव मेथड्स जो होते हैं, इसमें जीवन, इतिहास और साक्षात्कार है, ठीक है। वस्तुनिष्ठ में आपका ऑब्जर्वेशन आता है, और ये 16F रेटिंग स्केल जो है आपकी किसने दी थी? ऑब्जेक्टिव में ये किसने दी थी? आपको याद है? ये रेमंड कैटल ने दी थी, ठीक है, रेमंड कैटल ने दी थी। और प्रक्षेपी विधियां हैं, प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रोरशा शाही धब्बा, ठीक है, इंक ब्लॉट जो था, और टीएटी, थीमेटिक क्या बोलते हैं इसको? थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट, थीमेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट था। ये 1930 में इसको दिया था आपके मरे एंड मॉर्गन ने, मुरे या मरे ऐसा कुछ बोलते हैं, मरे एंड मॉर्गन ने दिया था। और इसमें कुछ स्टोरी इमेज दिखाई जाती है, स्टोरी बेस्ड ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये इमेज का पिक्स बना हुआ है इस पे, तो इमेज बेस्ड होता है। और हाँ, आपसे एक बात और बोलनी थी मुझे, कि अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं ये टेस्ट पे, तो कमेंट करिएगा टेस्ट, ठीक है। और जितने कमेंट्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग मैं आपको एक 15-20 मिनट का डिस्क्रिप्टिव वीडियो इन्हीं पे बना दूंगा। हाँ, वो DSSB के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वो तब करूंगा जब आपका कमेंट आएगा, अदरवाइज मैं टॉपिक के साथ ही चलता रहूंगा, ठीक है। तो अब आप इस बात को याद रखिएगा कि ये जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं, उनका उपयोग आप अचेतन मन को जानने के लिए करते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ये जो सिगमंड फ्रॉइड थे, उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, ठीक है, एना या एन्ना, जो भी है, एना फ्रॉइड के बारे में, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी अनकॉन्शियस माइंड के बारे में। हाँ जी, इनकी जो छोटी बिटिया रानी थी, इन्होंने काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, और उन्होंने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म दिए, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म को मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था कि क्या होता है, तो डिफेंस मैकेनिज्म दिए, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनके दिए हुए डिफेंस मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। ये शायद 10 या 12 ऐसे कुछ हैं, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, रिप्रेशन क्या होता है? तकलीफ देने या बुरी यादों को जबरदस्ती भुला देना। तकलीफ दे, जो चीजें आपको तकलीफ दें, या फिर वो यादें आपकी बुरी हों, ठीक है, उनको आप जबरदस्ती भुलाते हो, अनकॉन्शियस फॉरगेटिंग करते हो, ठीक है। मैंने बताया आपको अनकॉन्शियस माइंड पे इन्होंने बहुत अच्छी स्टडी की थी। तो उसको कहते हैं रिप्रेशन, मतलब दमन करना। बहुत आसान शब्दों में मैं कहूँ, जो आपका इद होता है ना, इद, ठीक है, तो उसकी इच्छाओं को दबा देना, इद की इच्छाओं को दबा देना ही ये दमन है, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड में रख देते हो आप। सपोज कोई बात है किसी अपने की जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है, ठीक है, पर अब वो आपका अपना है, तो आप उसको कुछ कह नहीं सकते हो, उसके साथ कुछ बुरा कर नहीं सकते हो। इवन अगर आप उसको मारने का भी सोचो तो आप मार नहीं सकते हो। तो वहां पे आपका ईगो आपसे कहता है कि बेटा ये नहीं करना है, ठीक है। तो ईद की इच्छाओं को आपका ईगो कंट्रोल करता है, वहां पे बैलेंसिंग कर रहा होता है, ठीक है। वो कहता है लेट हर गो, उसको जाने दो, जिसके साथ खुश है खुश रहने दो। ये तो खैर एक मजाकिया वो था मेरा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, ये फैक्ट यहाँ पे काम करता है, आपकी जो ईद है उसको समझाता आपका ईगो ही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है दमन। अच्छा दोस्तों, रिग्रेशन, प्रतिगमन। अब इसका क्या मतलब है? रिग्रेशन का मतलब होता है पीछे जाना, ठीक है, पीछे जाना, ये रिग्रेशन का मतलब होता है। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तनाव में आने पर जब कोई इंसान बच्चों जैसा व्यवहार करे, चाइल्डिश बिहेवियर करना, ठीक है। सपोज आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है,
तो या किसी चीज़ का आपको भयंकर तनाव है, तो वहाँ पे आप बच्चों की तरह बिहेव करने लगो, ठीक है? चिड़चिड़ाने लगो या मतलब गालों से वो करने लगो, एक्सप्रेशन देने लगो बच्चों वाले, तो वो होता है रिग्रेशन। नेक्स्ट है दोस्तों रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया का निर्माण करना। दिल में जो भी है, ठीक है, उसके ठीक उल्टा व्यवहार करना, ठीक है। मन की इच्छाओं को दबा देना, आसान शब्दों में कहा जाए तो, ठीक है। ये ऐसा इंसान तब भी करता है ना जब समाज में वो चीजें बुरी मानी जाती हैं, ठीक है, तो तब इसकी ज्यादा आपको जरूरत पड़ती है। ईद की इच्छाएं बुरी हैं, ठीक है, तो आप उनको कन्वर्ट करते हो थोड़ा, ठीक है, मतलब अपने आप को कन्वर्ट करते हो, आप गंदे हो बहुत आसान शब्दों में आप गंदे हो, पर आप अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑफेंड नहीं होगा, आसाराम बापू जी, ठीक है, कितने भगत थे बेचारे इनके, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनको अपनी अय्याशी करनी थी, ठीक है, तो इन्होंने अपनी बुरी इच्छाओं को समाज में नहीं जग जाहिर होने दिया, ठीक है, वो तो बाद में पकड़ में आ गए, बात अलग है। इन्होंने क्या किया, अपनी ईर्ष्या की इच्छाओं को दबा के रखा था, और जैसे-जैसे इनको सक्सेस मिली तो इन्होंने अय्याशी अपनी शुरू कर दी, ठीक है? और उसके बाद हुआ क्या, और ये ठीक अपने रियल नेचर के अपोज़िट बिहेव करते थे, है ना? मैं तो साधु हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो लोगों का भला करना चाहता हूँ, ऐसा-वैसा, ठीक है? साबुन-वाबुन ये सब बनाने लगे थे भाई साहब। तो ये हो गया आपका रिएक्शन फ़ॉर्मेशन, ठीक है? नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का होता है आप अपनी गलतियों या बुराइयों का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं, ठीक है? आप अपनी गलतियों या बुराइयों का दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। इसका क्या मतलब है? थोपना। प्रोजेक्शन मतलब थोपना, प्रक्षेपण करना। अब ध्यान से समझिएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, मेरी 2 भतीजी हैं, ठीक है? अ, उनका नाम है कुक्कू और टिम्मू। तो अगर कुक्कू से कोई काम गड़बड़ हो जाएगा ना, तो वो क्या कहेगी, या तो वो काम पे कमी निकालेगी कि इसकी गलती है, ठीक है? या फिर वो ये बोलेगी कि टिम्मू ने ये काम किया है, ठीक है? आप अपनी गलतियों को किसी दूसरे तरीके से किसी दूसरे पे आरोपित या प्रक्षेपित करते हो, ये होता है प्रोजेक्शन, ठीक है? और ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है, आपने बच्चों में देखा होगा, इवन आपने भी किया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, ये अपना गुस्सा किसी कमजोरी या सुरक्षित चीज या व्यक्ति पर निकालना। अरे बहुत आसान शब्दों में, मम्मी पापा की लड़ाई होती है, ठीक है, और पिटता कौन है बेचारे, बच्चे, ठीक है। तो मम्मी या पापा अपना डिस्प्लेसमेंट कहाँ जाके कर रहे हैं, बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। या बॉस ने अगर आपको डांट दिया तो आप घर में जाके गुस्सा निकाल रहे हो, या प्रिंसिपल ने डांट दिया तो आप बच्चों को जाके डांट रहे हो। तो ये सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। नेक्स्ट है दोस्तों सब्लिमेशन। अभी सब्लिमेशन का मतलब होता है उदात्तकरण। देखिए, जो भी आपकी गलत इच्छाएं हैं, ठीक है, अपनी गलत इच्छाओं को सामाजिक रूप से अच्छे कामों में बदलना ही क्या है, आपका सब्लिमेशन है, ठीक है। ये हम नहीं बोलते, ये आपके जो ये एनालिस्ट हैं, साइको एनालिसिस वाले, ये उनकी देन है, फ्रॉइड और उनकी बेटी, ठीक है। तो अपनी गलत इच्छाओं को सामाजिक रूप से अच्छे कामों में बदलना, ठीक है। तो जैसे गुस्से वाला इंसान है, वो किसी को पकड़ के बस ठोकना चाहता है। अब भाई सब आप किसी को नॉर्मली खड़े होके थोड़ी पंचिंग बैग की तरह मारने लगोगे, ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। तो आप क्या करते हो कि आप बॉक्सर बन जाते हो कि भाई मैं अपना ये काम, अपना फेवरेट काम जाके ऐसे कर लूँगा, ठीक है? नेक्स्ट है दोस्तों रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण। आप युक्ति निकालते हो कि यार मैं ये काम नहीं कर पाया तो कोई रीज़न दे देता हूँ, एक्सक्यूज़ दे देता हूँ। अपनी नाकामयाबी के लिए झूठे लेकिन सही लगने वाले बहाने, ठीक है? अरे यार मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था, है ना? लाइक बहुत सारे लड़के हैं कि वो इंजीनियर बनने के लायक भी नहीं थे और पीसीएस निकालने के लायक भी नहीं थे। पर वो डायलॉग क्या बोलते हैं, अरे मेरे घर वालों ने मुझे डीएलएड करवा दिया, बीटीसी करवा दिया, सॉरी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है मेरी इस बात से तो यार वो घर वालों ने करा दिया तो मैं करने आ गया। पर ऐसा है ना भाई, ना तो तुम पीसीएस बन सकते थे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना तो तुम पीसीएस निकाल सकते थे, ठीक है? और ना तो तुम बीटेक कर सकते थे, तो शायद तुमको ये करा दिया गया होगा, ठीक है? तो ये बाय चॉइस नहीं है, बाय लक है तुमको मिला जा रहा है, आप ये बोल दो। नेक्स्ट है डिनायल, मतलब अस्वीकार करना, किसी दुख भरी सच्चाई को मानने से साफ इनकार कर देना। लाइक किसी का बेटा मर गया है तो वो ये बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता, तो ये बस वही है। आइडेंटिफिकेशन विद एग्रेसर, देखिए इसको बहुत सारे एजुकेटर गलत बताते हैं। कई बार मैंने देखा है कि हमारे बहुत, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा एजुकेटर हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, लेकिन बहुत सारे एजुकेटर इसको गलत पढ़ाते हैं। आइडेंटिफिकेशन विद एग्रेसर, इसमें क्या होता है, आपको जिस चीज से डर लगता है, ठीक है, उस जैसा आप बनने की कोशिश करते हो ताकि आपका डर खत्म हो जाए। इसमें बहुत गलत एग्जाम्पल लोग देते हैं,
जो कि नहीं देने चाहिए। इसकी सही डेफिनेशन यही है कि जिससे आपको डर लगता है, उसी के जैसा बनते हो ताकि आपका डर उस चीज़ से खत्म हो जाए। यहाँ पे बहुत अलग तरीके के एग्ज़ाम्पल लोग दे देते हैं आइडेंटिफिकेशन में, पता नहीं क्यों? बुक्स में साफ-साफ लिखा है। नेक्स्ट है दोस्तों अनडूइंग। अनडूइंग का क्या मतलब होता है? अनडूइंग मतलब पूर्ववत, अपनी किसी गलत हरकत को अच्छा काम करके कैंसल करने की कोशिश करना, ठीक है? मतलब अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया है ना, तो अब उससे माफ़ी माँगने के लिए आप उसको गिफ्ट कर दो, ठीक है? यही है अनडूइंग, मतलब जो मैंने किया है अब उसके लिए मैं शर्मिंदा तो हूँ, पर कैसे उसको कम्पेंसेट कर दूँ मैं? कुछ ऐसा, ठीक है? और नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअलाइज़ सॉरी इंटेलेक्चुअलाइज़ेशन, इमोशनल दुःख से बचने के लिए सिर्फ़ आप लॉजिक या फैक्ट्स की बातें करते हो, ठीक है? और इंट्रोजेक्शन क्या होता है? इंट्रोजेक्शन होता है दूसरों को अच्छे या बुरे गुणों को अपने अंदर ऐसे उतार लेना जैसे वो आपके ही हों, ये होता है इंट्रोजेक्शन। दोस्तों अगर कोई पार्ट छूटा हो या मैंने नहीं पढ़ाया हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर जो मुझे मिला, जो समझ में आया मैंने आपको उतना पढ़ा दिया। बाकी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर कुछ छूट रहा होगा, तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो कवर हो जाएगा, ठीक है? और DSSS एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसको याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रोजेक्शन से, सब्लिमेशन से और रिग्रेशन से। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, आपको इन 3 चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ध्यान दीजिएगा इस बात को कि ये DSSS PRT का जो आपका कोर्स है, इसे तो आप पढ़िए ही पढ़िए, साथ में मैंने पैरेलल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ शुरू की है। बहुत अच्छी सीरीज़ है और प्लीज़ उसे एक बार देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। उसपे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, आपको हिस्ट्री में क्या पढ़ के जाना है, ठीक है? तो अभी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास डाली है, फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास आएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्यूल योर फ्यूचर विद लर्न विल, हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।